नमस्कार दोस्तों, हम सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव और काफ़ी सारे राज्यों के उपचुनावों के नतीजे घोषित हुए थे। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की जो महायुति पार्टी बनी मिलकर के इस महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी थी। और इस जीत को दर्ज करने के बाद महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में जी हाँ तब से अब तक जूतम पैजाड़ चल रहा है। जी हाँ, सर फुटबॉल चल रहा है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह पाई गई है ईवीएम मशीन। सो गाइस, ईवीएम मशीन पर हर बार जब भी रिजल्ट आता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आखिरकार ईवीएम मशीन क्या सच में बेवफा है। जी हाँ, क्या सच में ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी हो सकती है। और दोस्तों, इस बार जो एविडेंस मतलब कि सबूत निकल के सामने आ रहे हैं वो हम सबको चौंकाने वाले हैं। और कभी कभी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ईवीएम मशीन से संबंधित जो डाटा जारी करता है चुनाव आयोग, वो खुद कंफ्यूज है। जी हाँ, पहले डाटा कुछ और दिखाता है, फिर अचानक से डाटे को इनक्रीज कर देता है। ऐसा इस बार नहीं, बल्कि ऐसा इस बार तो हुआ है। और साथ में आपको याद होगा लोकसभा के जो चुनाव हुआ था उसमें भी इसने क्या कहा था, डाटा को अपना फ्लक्चुएट किया था। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, महाराष्ट्र की राजनीति में 52 साल बाद किसी पार्टी या गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार करने में सफलता हासिल करी है। और इस जीत के पीछे कई कारण उनके द्वारा बताए जा रहे हैं। जी हाँ, महायुति के द्वारा बताए जा रहे हैं कि हमने योजना चलाई थी, लाड़की बहना योजना, राइट। आरएसएस ने पर्दे के पीछे हमको काफ़ी समर्थन दिया है और तीनों पार्टी के बीच में काफ़ी बेहतर तालमेल था, वगैरह वगैरह। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है, जी हाँ, और कांग्रेस पार्टी के साथ में जो अन्य पार्टी हैं, जी हाँ, गठबंधन के रूप में जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन तमाम पार्टियों का अब मानना केवल यही है कि हमारे देश के अंदर अब ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं होगा। हम ईवीएम का अब बहिष्कार कर रहे हैं। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि देश को बचाना है, ईवीएम को हटाना है? आम जनता के द्वारा इस तरह के कमेंट बॉक्स में नारे जी हाँ बोले जाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करना कि आपको क्या लगता है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी हो सकती है। दबाए कोई सा बटन और जाए किसी और पार्टी को। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी के लिए और एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि भारत सहित दुनिया में कई देशों में ईवीएम की मदद से चुनाव कराए जाते हैं, राइट। इंडिया के अलावा आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया, जॉर्डन हो गया, मालदीव हो गया, नामीबिया हो गया और मिस्र हो गया। और ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पर ईवीएम की टेक्निक से वहाँ पर चुनाव संपन्न होते हैं। हालांकि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, इनफैक्ट जो अमेरिका है, ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जो ईवीएम मशीन पर अपना विश्वास नहीं दिखाते हैं और अपने देश के अंदर जी हाँ बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव डलवाते हैं ये लोग। क्या वो देश कैपेबल नहीं कि ईवीएम मशीन को बाय कर सकें? जो देश दूसरे देशों को जी हाँ एक्सपोर्ट कर रहा है इतने महंगे महंगे हथियार, जी हाँ, फ्रांस और यूएसए जैसे देश, क्या वो ईवीएम मशीन का खर्चा उठा नहीं सकते हैं? और दोस्तों, काफ़ी सारे देशों ने ईवीएम मशीन का अपने देश के अंदर डेमो भी लिया था। ध्यान रखिएगा, डेमो लेने के बाद में उनका मन खट्टा हो गया। इन्होंने बोला भैया हमसे ना हो पाएगा, हमारा तो वही पैटर्न बिल्कुल सेफ है, बढ़िया है, हम अपने बैलेट पेपर से ही अपने देश के चुनाव करवाएंगे। लेकिन इंडिया में जब से दोस्तों ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से लोग ईवीएम पर अटके पड़े हैं। जी हाँ, अगर इस बार ये विपक्ष की बातों को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो इनके सरकार के ऊपर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में बहुत साल तक चुनाव दोस्तों मतदान पत्र के माध्यम से ही होते थे, राइट। और ये दोस्तों काफ़ी धीमा था, थोड़ा महंगा भी था, पेपर कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती थी, ठीक है। और यहाँ पर कभी भी ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया कि हाँ धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। और प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, राइट। और इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद 2004 के बाद लगातार हर जगह, चाहे वो आपका नगर निकाय मतलब एमसीडी का चुनाव हो, लोकसभा की, विधानसभा की, हर जगह ईवीएम मशीन लगा दी गई। और यहाँ पर जब से ईवीएम मशीन आई है तब से भारत की राजनीति का स्तर काफ़ी गिर चुका है। जी हाँ, कहीं पर दोस्तों वोट खरीदने के लिए पैसे बहाए जा रहे हैं, कभी शराब के बड़ी बड़ी पेटियाँ पाई जा रही हैं, कभी कभी महिलाओं के लिए साड़ी या कपड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीति का स्तर सच कहूँ तो 2024 में काफ़ी घटिया हुआ है। कोई भी नेता विपक्ष के नेता को किसी भी हद तक वर्बली कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी बाज आजा वरना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा, आप उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हो क्या? इसका अर्थ ये तो निकला। लेकिन चुनाव आयोग फिर भी
चुप्पी साधे बैठे रहता है। जी हाँ, आखिरकार चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं लेता। अब दोस्तों जीत दर्ज करने के बाद जी हाँ, महायुति पार्टी में जो हमारी बीजेपी पार्टी है, इसके जो प्रमुख नेता है मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो जीत का सबसे बड़ा मूल मंत्र कौन सा था, बटेंगे तो कटेंगे। ये इनका मूल मंत्र था। मतलब कि देश का पार्टीशन हमें किससे नहीं, हमें हमें किससे बचना है एक्चुअली। हम जो कटेंगे, हमको काटने के लिए आखिरकार कौन आने वाला है, ये चीज़ तो कम से कम क्लियर कर दो हम लोगों को। तभी तुम्हारी जो चक्षु है, हमारे स्पेक्स के ऊपर भी जो डस्ट है, क्या पता हट जाए। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। क्या दोस्तों यही था भारत का हमारा अमृतकाल। जी हाँ, इस समय आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हर मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट करने की मुहिम चलाई जा रही है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग के साक्ष्य प्राप्त करने के लेकर के एक मुहिम चलाई जा रही है। आपको दोस्तों याद होगा उत्तर प्रदेश का संभल, जी हाँ, जिले के अंदर जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसका जो सर्वे हुआ उसको लेकर के इन धर्म के लोगों ने, मैं मानता हूँ कि गलत किया, थोड़ा सपोर्ट इनको करना चाहिए था हमको साफ साफ, राइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मुगल काल का जो बाबर है वो जो करके जा चुका है, तुम उस कड़े मुर्दे को उखाड़ करके क्या हासिल करोगे। इसमें केवल आम जनता का, हम जैसे गरीबों का ही नुकसान होगा। ध्यान रखिएगा 4 जो व्यक्ति मारे गए हैं वहाँ पर उस हिंसा के अंदर, वो एक आम परिवार से थे कहीं ना कहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपैथी केवल इंसानियत को दिखा रहा हूँ, ना कि किसी धर्म को, ध्यान रखिएगा। बाकी जिसकी आंखों में पट्टी बंद रखी है उसकी मैं आंखों की पट्टी खोलने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को हम सभी ने संविधान दिवस अपना सेलिब्रेट किया था, और देश का संविधान लागू होने के 75 साल पूरा होने पर तालकटोरा स्टेडियम में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने संविधान रक्षक दिवस का आयोजन किया था। एक बड़े स्केल में दोस्तों यहाँ पर जनता इकट्ठी हुई थी, और इस मौके पर अपने संबोधन में राहुल गांधी ने, जी हाँ, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। जी हाँ, और कांग्रेस ने साफ ये भी कहा है कि वो देश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, इस बात को लेकर के। सो गाइस, इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए एक बार। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। और दोस्तों राहुल गांधी ने संविधान के प्रतीक को लहराते हुए ये कहा कि मैं गारंटी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इस संविधान की पुस्तक को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर उन्होंने संविधान को पढ़ा होता तो वो जो रोज करते हैं वो हरगिज नहीं करते। और साथ ही राहुल गांधी ने, जी हाँ, मंच से जनता को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि संघ मतलब कि आरएसएस, बीजेपी और पीएम मोदी ने एससी, एसटी और ओबीसी के सामने एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। मतलब कि मुसीबत की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी जी ने एक बात और एक्सेप्ट करी है, वो एक्सेप्ट करी है अपनी कमियों के बारे में। जी हाँ, उन्होंने इस बात को स्वीकारने से भी ये बिल्कुल नहीं हिचकिचाए मंच में कि यूपीए की सरकार में इस दीवार को कमजोर करने का काम जिस मजबूती से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सो गाइस देखिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना जनता के सामने, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा गट्स चाहिए, एक बहुत बड़ी पावर चाहिए। सो गाइस इन्होंने अपनी गलती को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। बट दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनका जो इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, जी हाँ, वो जो किया है वो किसी और पर्सनैलिटी ने किया है। जी मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी के बारे में। जो इमरजेंसी लगाई गई, जो इतना बड़ा जनसंहार हुआ, ठीक है, वो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो सिख दंगे हुए थे इनके काल में, जो इमरजेंसी लगी थी, नसबंदी जबरदस्ती तरीके से कराई गई थी। बट दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं कि इनके जो पूर्वज हैं, मतलब कि इनके जो पहले का इतिहास है उसका खामियाजा इनकी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, ऐसा नहीं है। एक चांस मेरे अकॉर्डिंग इस पार्टी को मिलना चाहिए, केवल एक चांस। जरा देखेंगे आखिरकार जो कहते हैं और जो इनकी करनी है और जो कथनी है वो कितना मैच खाती है।
बट यहाँ पे जितने लगातार ईवीएम के अगेंस्ट सबूत आ रहे हैं वो वास्तविक रूप से एक बहुत बड़ा सवाल जो इनका खड़ा करना है वो काफ़ी लाजमी है। जी हाँ, जो इनके द्वारा दोस्तों जो ईवीएम मशीन को हटाने का जो प्रयास करा जा रहा है, जो मुहिम चलाई जा रही है, और अगर सत्ताधारी सरकार बीजेपी पार्टी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती तो पक्का फिर दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली हो सकती है। अब दोस्तों ये बताएगा आने वाला वक्त कि इनकी जो अभियान है, इनकी जो मुहिम है, कितनी सार्थक हुई और कितनी सार्थक नहीं हुई। दोस्तों यहाँ पर संविधान रक्षक दिवस के इस मौके पर राहुल गांधी ने जैसे ही दलितों के बारे में और जातीय जनगणना के बारे में बोलना शुरू किया, अचानक से इस स्टेडियम में बिजली चली गई और माइक बंद हो गया। और चंद मिनटों बाद बिजली आने पर जी हाँ राहुल गांधी ने जी हाँ इस घटना को लेकर के भी विपक्ष की तरफ एक निशाना साधा। जी हाँ, एक तंज कसते हुए कहा कि देश में जो भी दलितों के बारे में, पिछड़ों के हितों के बारे में बात करता है तो उसका माइक इसी तरह से बंद कर दिया जाता है। सो गाइस, आपको याद होगा कि किस तरह से संसद के अंदर इनके माइक को जी हाँ ऑफ किया गया था। वो दोस्तों क्लिप जो थी, वो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अधिक वायरल हुआ था। और दोस्तों इनके साथ ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके साथ भी जी हाँ राज्यसभा के अंदर उनके माइक को भी बंद किया गया था। अब दोस्तों राहुल गांधी का ये कहना था कल कि ये लोग जितना चाहें जी हाँ उतना मेरा माइक बंद कर दें, लेकिन ये मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हैं। मैं कल भी दलितों और पिछड़ों के हितों में आवाज़ उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। और दोस्तों वहीं पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना था कि कमज़ोर तबकों का वोट जी हाँ जाया हो रहा है, जी हाँ मतलब बेकार हो रहा है, उसकी काउंटिंग ही नहीं हो रही है और ऐसे में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए। सो गाइस, अब आप दोनों की क्लिप सुनिएगा कि आखिरकार राहुल गांधी ने मंच से क्या बोला और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मंच से आखिरकार क्या कहा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। अब तो ऐसा है, मैं इलेक्शन के बाद नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए।